नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ती स्थिति के बीच भारत सरकार के द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। भारत सरकार ने 26 अगस्त को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें अफगानिस्तान के मसले पर चर्चा होगी। अफगानिस्तान में भारत का बड़ा निवेश वो एक रणनीतिक साथी भी है। ऐसे में वहां पर तालिबान का राज आ जाना भारत के लिए बड़ी चुनौती है। केंद्र सरकार सभी राजनीतिक दलों के साथ मंथन करेगी। भारत की ओर से अभी तक तालिबान शासन आने पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, बल्कि अभी वहां पर फंसे भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने पर फोकस हो रहा है। भारत अभी तक 500 से अधिक भारतीयों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाल चुका है। भारत के रुख की बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते दिनों बयान दिया था कि वो अफगानिस्तान की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। हर तरीके से इस पर चर्चा जारी है। भारत की ओर से अमेरिका और अन्य संबंधित देशों के साथ भी लगातार चर्चा हो रही है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ बुलंदशहर जिले के नरोरा राजघाट पर हुआ। उनके अंतिम संस्कार में सीएम योगी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। वैदिक विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पढ़ा शोक प्रस्ताव। सदन में 2 मिनट का रखा गया मौन। सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने रोजगार का मुद्दा उठाया। जगबीर मलिक ने सरकार से पूछा, अब तक कितना रोजगार दिया गया। रोजगार के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया, अक्टूबर 2019 तक प्रदेश में हरियाणा ने 12,016 नौकरियां दी गई। सीएम ने बताया कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 10,576 और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में 1,440। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने सदन में सवाल पूछा कि सितंबर 2019 से आज तक राज्य के विश्वविद्यालय में राजनीतिक दलों के द्वारा किए गए कार्यक्रमों का विवरण क्या है। जवाब में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जेजेपी और बीजेपी पार्टी द्वारा 2 राजनीतिक कार्यक्रम हुए हैं। इसके लिए दोनों कार्यक्रम के आयोजन के लिए राशि भुगतान की गई है। उन्होंने कहा कि अनुमति प्रशासन और विश्वविद्यालय के कुलपति से ली गई। सदन के दूसरे दिन भी कार्रवाई में उठा टीचर्स की कमी का मुद्दा। विधायक मामन खान ने नूह से भेदभाव का लगाया आरोप। शिक्षा मंत्री बोले, नूह में विकास की नहीं रहने देंगे कोई कमी। सदन में विधायक नीरज शर्मा ने निगम में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। फरीदाबाद निगम में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए नीरज शर्मा ने कहा, जनप्रतिनिधियों की आंखों में धूल झोंक रही है सरकार। तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने कहा, राज्य में सरकार बीपीएल परिवारों को जन वितरण प्रणाली के द्वारा सरसों का तेल उपलब्ध नहीं करा रही है। सरकार ने तेल की आपूर्ति की कमी को दूर करने की क्या योजना बनाई। किरण चौधरी ने कहा, पिछले 3 सालों में राज्य की एजेंसियों के माध्यम से कितनी सरसों की खरीद की गई है, इसको लेकर के हर साल का विवरण सरकार दे। किरण चौधरी के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने जवाब देते हुए कहा, प्रदेश सरकार को हैफेड के माध्यम से सरसों नहीं मिल पाई क्योंकि एमएसपी से ज्यादा सरसों बेची गई। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 2 दिन में पैसा डीबीटी के माध्यम से दे दिया जाएगा। आज ट्रांसफर कर दिया गया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 250 रुपए प्रति परिवार हर महीने सरसों के तेल के स्थान पर दिए जाएंगे। पिछले 2 महीने के पैसे दिए जा चुके हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछले 3 सालों में राज्य की एजेंसियों के माध्यम से सरसों की खरीद की गई है। साल 2019-20 में 6.15 मीट्रिक टन 4,200 रुपए के एमएसपी पर खरीदी गई। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि साल 2020-21 में 7.49 मीट्रिक टन 4,425 रुपए एमएसपी पर खरीदी गई। साल 2021 और 22 में सरकार सरसों नहीं खरीद पाई। दुष्यंत ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले सत्र में यही लोग थे जो कह रहे थे मंडी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, और आज खुद कह रहे हैं कि एमएसपी से ज्यादा मूल्य पर सरसों खरीदी गई। सदन में ऑक्सीजन की कमी से मौत का मुद्दा एक बार फिर से उठा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा बोले, स्टेटमेंट वापस ले सरकार। ऑक्सीजन कमी से मौत नहीं, स्टेटमेंट वापस ले सरकार। हुड्डा के सवाल पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि गुरुग्राम, रेवाड़ी और हिसार में इंक्वायरी कराई गई। दोनों जिलों में ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। हिसार की रिपोर्ट में लापरवाही की बात सामने आई। हुड्डा ने ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि पूरी दुनिया में लोग ऑक्सीजन की किल्लत से मरे, हरियाणा ऐसा राज्य कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं, ये मानने योग्य नहीं। किरण चौधरी ने सदन में जल संकट का मुद्दा उठाते हुए भिवानी की अनदेखी का आरोप लगाया। तुलश्याम हल्के के गांव में पानी की किल्लत, ज्यादातर गांव में वाटर टैंक सूखे। मुख्यमंत्री ने किरण चौधरी को भरोसा दिलाते हुए कहा कि 24 घंटे के अंदर जांच कराएंगे। सीएम ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही मिली तो कार्रवाई होगी।
कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पिछले दिनों हुए पेपर लीक के मामले पर बोलते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर ही पेपर लीक हुआ। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर एफआईआर दर्ज करने के बाद कमीशन को भंग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में 7 सालों में 28 बार पेपर लीक हुआ, लेकिन अभी तक किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई और न ही किसी आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सुरजेवाला ने विधानसभा के बाहर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित अनेक विधायकों से दुर्व्यवहार करने पर हरियाणा सरकार पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दुर्व्यवहार करने के मामले में दुष्यंत चौटाला का परिवार पहले से ही मशहूर था, लेकिन अब प्रदेश के सीएम मनोहर लाल भी इस मामले में शामिल हो गए। इनेलो नेता अभय चौटाला ने पेपर लीक के मामले पर बोलते हुए कहा कि 28 बार पेपर लीक हुए और रद्द हुए। पेपर लीक एक बहुत बड़ा खेल है, इसमें बहुत बड़े पैसे का लेन देन हुआ। अभय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पेपर लीक का मुद्दा कांग्रेस ने तब विधानसभा में उठाया जब मैंने राज्यपाल को इन सब मुद्दों पर ज्ञापन दिया। किसानों का मुद्दा उठाया जाना चाहिए था, पर कांग्रेस ने इस पर ना तो काम रोको प्रस्ताव दिया, ना ही कॉलिंग अटेंशन। बाकी तमाम घोटालों का भी कोई जिक्र कांग्रेस ने नहीं किया। अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस आज सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रही है। असल मुद्दे छोड़कर विपक्षी अपना रोना रो रहे हैं। नशे का कारोबार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। सोहना के वार्ड नंबर 12 में डिपो धारक की धांधली को लेकर गुस्साए नागरिकों ने एसडीएम को एक शिकायती पत्र दिया। नागरिकों ने आरोप लगाया कि डिपो धारक ने करीब 4 महीने से उनके हिस्से का राशन उनको नहीं दिया। विभाग की शिकायत के बावजूद अभी तक डिपो धारक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। नागरिकों ने बताया डिपो धारक महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करता है। 5 साल से हरियाणा सरकार के पैसे वापस लौटाने के लिए दर-दर के ठोकरे खा रहा है। जिनका एक किसान 2016 में जुलाना में खनेटी गांव में किसान सूरजमल नैन के खाते में तहसीलदार कार्यालय के खाते से 53,000 रुपए एक्स्ट्रा जमा हो गए थे। हरियाणा सरकार ने सफेद मक्खी और अन्य कारण से खराब हुई कपास की फसल के लिए 2015 में प्रति एकड़ 8,000 रुपए मुआवजा वितरण किया, लेकिन किसान सूरजमल नैन और उसके भाई के खाते में 70,000 के करीब राशि जमा कराई गई। किसान ने 2.25 एकड़ में कपास की फसल बोई, इसलिए मुआवजा 16,000 के आसपास बनता था। किसान को जैसे ही पता चला, उसने तहसीलदार कार्यालय में स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र लिखकर पैसे को वापस लेने के लिए आग्रह किया। करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचकर किसानों ने कहा शुगर मिल में 18 मेगावाट बिजली बनती है, इससे शुगर मिल को 5 मेगावाट बिजली की जरूरत है। बाकी की 13 मेगावाट बिजली बचती है, उसके लिए प्रशासन 132 केवी का बिजली घर लगा रहा है, जो कि गलत है। किसानों ने कहा कि केवल 32 मेगावाट का ही पावर हाउस लगे। दरअसल किसानों का कहना है कि 132 मेगावाट का पावर हाउस लगने से खेतों में से बड़े बड़े खंभे निकाले जा रहे हैं, उससे उनका नुकसान हो रहा है। कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार करना चाह रहे हैं, सरकार का पैसा बर्बाद करके किसान और आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसको लेकर के जिला सचिवालय में पहुंचे हैं और तहसीलदार को यह ज्ञापन सौंपा गया। भिवानी में सरकार और सिस्टम से परेशान निनाण गांव के लोगों ने रोड जाम कर दिया। लोगों की मांग है गांव में बने नेशनल हाईवे पर गड्ढे भरे जाएं और स्पीड ब्रेकर को बनाया जाए। ग्रामीणों की माने तो उनके गांव में 30 से 35 लोग हादसे का शिकार हो गए हैं। इसको लेकर के वो 10 सालों से सरकार और सिस्टम को शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जाम लगने के बाद सड़कों पर वाहन की लंबी लाइन लग गई। ग्रामीणों ने मृत गौवंश को भी सड़क पर डाल दिया। करीब 1 घंटे के बाद नेशनल हाईवे को जेई के पहुंचने और 2 दिन में उनके द्वारा समाधान का भरोसा देने पर खोला गया। रतिया की प्रेमनगर कॉलोनी में नाली और गलियों की समस्या को लेकर के लोगों ने बीडीपीओ कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने अधिकारियों पर अनदेखी के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जल्द ही समाधान न हुआ तो बीडीपीओ कार्यालय के गेट पर ताला जड़ दिया जाएगा। फतेहाबाद में जन स्वास्थ्य विभाग के मजदूर के साथ मारपीट से विभाग के कर्मचारियों में भारी नाराजगी। मारपीट के विरोध में कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की गई है। एक नकाबपोश आरोपी ने जन स्वास्थ्य विभाग के बेलदार की पिटाई की, लेकिन कई दिन बीत जाने पर भी पुलिस आरोपी की तलाश नहीं कर पाई। खेल मंत्री संदीप सिंह के जीवन पर बन रही फिल्म, संदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी दी जानकारी। संदीप सिंह ने कहा कि व्हील चेयर से मंत्री की कुर्सी तक का सफर आसान नहीं था। उन्होंने बताया कि यह फिल्म गोल अचीव करने पर आधारित है। हरियाणा पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जम्मू से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस जम्मू में पिछले 12 दिन से डेरा डालकर आरोपियों की तलाश में लगी थी। इसके बाद 3 आरोपियों को दबोचने में सफलता मिली। पेपर लीक के मामले में अब तक 28 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस के मुताबिक 3 आरोपियों को आज कैथल लाया जाएगा। जींद में किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष आजाद पालवा ने उचाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसमें पालवा ने बताया कि 26 अगस्त को किसान आंदोलन को 9 महीने पूरे हो जाएंगे।
इस दिन उचाना की कपास मंडी में अग्रवाल धर्मशाला में किसान विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इस मीटिंग में किसान, मजदूर, व्यापारी, सभी जातियों और सभी धर्मों के लोग भाग लेंगे और किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सरकार किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके किसानों का ध्यान किसान आंदोलन से भटकाना चाहती है, लेकिन किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। कनीना पावर हाउस में हरियाणा कर्मचारियों की बैठक हुई। इसमें एनपीएस का मुद्दा छाया रहा। केंद्र सरकार के द्वारा पुरानी पेंशन खत्म करने पर हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने सरकार विरोधी नारे लगाकर विरोध जताया। हरियाणा कर्मचारी महासंघ के पूर्व प्रधान कंवर सिंह यादव ने बताया, प्रदेश और केंद्र सरकार का जो फैसला पुरानी पेंशन खत्म करने का लिया गया था, उसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने अपने राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्यों का ऐलान किया। हरियाणा से बबीता फोगाट को बनाया गया राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य। हरियाणा से केवल एक सदस्य को राष्ट्रीय कार्य समिति में किया गया शामिल। गुरुग्राम में इफ्को चौक फ्लाईओवर की दीवार धंसने से लोगों में मचा हड़कंप। दीवार गिरने की सूचना मिलने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा है। फ्लाईओवर पर ट्रैफिक बंद करवाया गया। बताया जा रहा है, फ्लाईओवर की दीवार के नीचे पाइपलाइन लीक होने से दीवार धंस गई। इसकी मरम्मत का काम जारी। कुरुक्षेत्र में जेजेपी की बैठक का किसानों ने विरोध किया। किसान नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि जब तक काले कृषि कानून वापस नहीं होते हैं, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। रोजगार के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा कदम। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा, प्रदेश में हर साल 200 रोजगार मेले लगाए जाएंगे। रोजगार मेले से निजी क्षेत्र को मिल सकेगा रोजगार। दुष्यंत चौटाला ने कहा, 22 जिलों में रोजगार कार्यालय की जिम्मेदारी होगी। हर तिमाही रोजगार मेला प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की जाएगी। करनाल में बाइक चोर गिरोह पुलिस ने कसा शिकंजा। पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की गई 18 बाइक्स की बरामद। आरोपियों में से एक बाइक मिस्त्री भी शामिल। चोर पार्किंग में खड़ी बाइक को बनाते थे निशाना। और इस तरीके से पुलिस ने इन चोरों के पास से 18 बाइक को बरामद किया है, जिनको चोरी किया गया था। अंबाला नगर निगम में काम करने वाले 26 वर्षीय कर्मचारी ने देर रात फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी है। मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक को किसी व्यक्ति का कर्ज देना था। इसकी वजह से वो मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। मृतक युवक को उसके परिजनों ने पुलिस के आने से पहले ही फांसी के फंदे से नीचे उतारा हुआ था। उन्होंने बताया कि मृतक के पास से किसी भी तरह का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके शव को नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 25,000 से ज्यादा नए मामले। कुल मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ 24 लाख के पार। केरल में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,402 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 66 मौत हुई है। केरल में 1 लाख से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 4,141 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 145 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। महाराष्ट्र में अभी भी 53,000 से ज्यादा केस एक्टिव। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 24 नए मामले हैं। एक दिन में 48 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में अभी भी 398 केस एक्टिव। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर रोक लगी है। एक दिन में सामने आए 16 नए मरीज। एक दिन में एक मरीज ने तोड़ा दम। कुल मरीजों की संख्या 7,70,000। हरियाणा में लोगों को छूट के साथ ही 6 सितंबर तक लॉकडाउन को और बढ़ाया गया है। प्रदेश में छूट के साथ लॉकडाउन जारी रहेगा। कोरोना पर पीएमओ को एनआईडीएम ने रिपोर्ट सौंपी है। इसमें तीसरी लहर में बच्चों पर कहर का अंदेशा जताया जा रहा है। बुलंदशहर में 2 हत्याओं से हड़कंप मच गया है। छतारी थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग गांवों में हत्या का मामला सामने आया। अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब जल्द ही देश में नई सरकार का गठन भी होने वाला है। तालिबान ने इसके स्पष्ट संकेत दिए। इस बीच उसकी तरफ से अब देश की नीतियों में हस्तक्षेप भी शुरू हो गया है। आर्थिक मामलों के आयोग ने नया आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक अब स्क्रैप मेटल के निर्यात पर रोक लगाई गई। अफगानिस्तान में फिर अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रहे तालिबान को पंजशीर के लड़ाकों से तगड़ी टक्कर मिल रही है। अफगानी सेना ने कई इलाकों में बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया। पंजशीर में तालिबान के लिए तमाम चुनौतियां हैं। पंजशीर के लड़ाकों का दावा है कि उनका एक हमले में 300 तालिबानी मारे गए। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी एक ट्वीट के जरिए तालिबान पर तंज कसते हुए कहा है कि जब से तालिबानियों पर बड़ा हमला किया गया है, उनके लिए पीस में जिंदा वापस आना भी चुनौती है। अब तालिबान ने पंजशीर में अपने लड़ाकों की संख्या बढ़ा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में स्थिति चिंताजनक है। इन स्थितियों का फायदा वहां पर मौजूद आतंकी उठा सकते हैं। बाइडेन ने कहा कि आतंकी आम अफगानी और अमेरिकी सेना को अपना निशाना बना सकते हैं। हमने स्थिति पर पैनी नजर रखी हुई है। हम ISIS के खतरे से भी निपटने को तैयार।
जातिगत जनगणना को लेकर के आज बिहार के करीब 1 दर्जन नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली है। इसमें सभी नेताओं ने जातिगत जनगणना की मांग की है। बिहार, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में लंबे वक्त से जातिगत जनगणना की मांग उठती रही है। बिहार में जहां नीतीश, तेजस्वी समेत अन्य नेता एक साथ हैं, तो फिर वहीं यूपी में अखिलेश यादव और मायावती भी इसकी मांग कर चुके हैं। बलूचिस्तान के गजीब के इलाके में रविवार को एक आईडी विस्फोट हुआ है। धमाके में पाकिस्तानी सेना का एक कैप्टन की मौत होने से 2 जवानों के घायल होने की भी खबर है। रिपोर्ट के अनुसार ये आईडी आतंकवादियों ने लगाया था। पाकिस्तानी सेना का एक वाहन इससे टकरा गया, जिसके बाद ये धमाका हुआ। इससे पहले पिछले शुक्रवार को बलूचिस्तान के ग्वादर में एक आत्मघाती हमले में 2 बच्चे और एक चीनी नागरिक समेत 4 लोगों की मौत हुई थी। जम्मू के अरनिया सेक्टर में सुबह ड्रोन जैसी एक संदिग्ध चीज उड़ती हुई दिखी है। संदिग्ध चीज लाल और पीले रंग की चमक रही थी। सैनिकों ने उड़ती हुई चीज पर फौरन 25 ml की गोलियां दागी हैं। फायरिंग के बाद उड़ती हुई वस्तु कुछ ऊंचाई पर पहुंचने के बाद पाकिस्तान की ओर चली गई। ओलंपिक के बाद अब दुनिया भर के खेल प्रेमियों की निगाहें पैरालंपिक पर जा टिकी हैं। 24 अगस्त से टोक्यो में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत होने वाली है, जो कि 5 सितंबर तक जारी रहेगी। इस बार भारत की ओर से 9 इवेंट्स में 54 पैरा एथलीट्स शिरकत कर रहे हैं। पैरालंपिक में भारत की अब तक का सबसे बड़ा दल है। शेयर बाजार ने एक बार फिर से हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शुरुआत बढ़त के साथ की है। बीएसई का 30 स्टॉक वाला प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 366 अंकों के उछाल के साथ 55,695.84 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी तेजी के साथ 16,592.25 के शुरुआत के साथ खुला।